इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को प्रणाम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन बनाने के लिए हमारे इलेक्ट्रो बंधुओं के बीच में बहुत सी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां का कारण विज्ञान का ज्ञान न होना सबसे बड़ा कारण है। मैं सबसे पहले डाइल्यूशन के वैज्ञानिक पहलू के विषय में बता रहा हूँ। चिकित्सा कार्य से जुड़े सभी लोग डाइल्यूशन शब्द से परिचित है। डाइल्यूशन अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ शक्तिकृत करना होता है। इस शब्द का उपयोग होम्योपैथी पद्धति, चिकित्सा पद्धति, औषधि निर्माण के लिए और औषधि व्यवहार में किया जाता है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने हिप्पोक्रेट की अवधारणा लाइक कैन बी ट्रीटेड विथ लाइक की परिष्कृत रूप में पुनः प्रस्तुत किया। तदनुसार सिमिलिया सिविलिस कुरेंटुर का नाम देकर उन्होंने होम्योपैथी का एक नया जामा दिया। सैमुअल हैनीमैन के जन्म 1755 के बहुत बाद 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम लंदन में होम्योपैथी शब्द का उपयोग किया गया था। होम्यो का शाब्दिक अर्थ सिमिलर टू पेन, सिमिलर होता है और पैथोस का अर्थ पेन होता है। इस प्रकार होम्योपैथी का भाषाई नाम शाब्दिक अर्थ सिमिलर टू पेन होता है। तदनुसार हिप्पोक्रेट की दी हुई अवधारणा के अनुरूप इसके शाब्दिक अर्थ पेन टू सिमिलर गुण, धर्म और लक्षण रखने वाले पदार्थ रोग से दूर किया जाता है। इन्हीं मौलिक अवधारणाओं पर होम्योपैथी आधारित है जिसका विस्तृत परिष्कृत रूप आज हमारे सामने है। होम्योपैथी दवाओं की शक्तिकृत या डायल्यूशन की बात सर्वप्रथम हैनीमैन ने की थी। उन्होंने औषधीय पदार्थ के मदर टिंचर अर्थात 10% ड्रग स्ट्रेंथ से औषधि का डायल्यूशन आरंभ किया था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बंधु 10% ड्रग स्ट्रेंथ की विचार किए बिना डाइल्यूशन और डायल्यूशन करते हैं। मदर टिंचर के एक बूंद को 99 भाग अल्कोहल में डाइल्यूट करके प्रथम डाइल्यूशन तैयार किया जाता है। प्रथम डाइल्यूशन को हिलाने डुलाने झकझोरने के बाद जो तैयार होता है उसका एक भाग फिर 99 भाग अल्कोहल में डाइल्यूट करके दूसरी पोटेंसी बनाई जाती है। उसी तरह झकझोरा और हिलाया जाता है। हिलाया सैकिंग इसलिए किया जाता है कि कंफर्म होने के लिए कि वो अच्छी तरह उसमें मिल गया है, दूसरा डाइल्यूशन बनता है। इसी तरह आगे की पोटेंसी 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट करते हुए अनंत डाइल्यूशन तैयार किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार आज भी औषधियों को सकृत करने की यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हैनीमैन की अवधारणा रही है कि औषधीय पदार्थों को डाइल्यूट करने से उनकी आणविक शक्ति तीव्र और गहरी होती है जिसका परिणाम हमेशा बेहतर और निरापद, बिना किसी संकट के, बिना बाधा के निरापद होती है। उससे कोई कष्ट नहीं होता। तात्पर्य है कि अपेक्षित औषधि की सूक्ष्म मात्रा प्राप्त करने के लिए हैनीमैन ने डाइल्यूशन अथवा डाइल्यूशन बनाने की विधि अपनाई है। हैनीमैन द्वारा डाइल्यूशन तैयार करने की इस प्रक्रिया को सेंटिसिमल प्रोसेस कहते हैं। चूंकि 1:9 का रेशियो में मिलाया जाता है और मिलकर 100 हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को सेंटिसिमल प्रोसेस कहा गया है। औषधियों को डाइल्यूशन अथवा पोटेंसी बनाने की 2 विधियां प्रचलित हैं। ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है। प्रथम प्रक्रिया डिस्मल प्रोसेस कहलाती है। इस विधि में मदर टिंचर का एक भाग को 9 भाग अल्कोहल में डाइल्यूट करना पड़ता है और डाइल्यूशन या पोटेंसी तैयार की जाती है। पहला डाइल्यूशन की भले प्रकार हिलाने डुलाने मिलाने से एक भाग को फिर 9 के अनुपात में 1:9 के अनुपात में डाइल्यूट करने के प्रक्रिया बार बार दोहराकर अनेकों डाइल्यूशन बनाई जाती हैं। डिस्मल विधि से बनाई गई पोटेंसी का बाद एक्स लिखने का विधान है। रोमन भाषा में एक्स का अर्थ 10 होता है, जैसे 1x, 2x, 3x। पोटेंसी के अंक के आगे एक्स लिखने का मतलब है कि डाइल्यूशन बनाने की जो प्रणाली अपनाई गई वह दशमिक प्रणाली है। किसी ग्रंथ में दशमिक प्रणाली को D1, D2, D3 आदि पोटेंसी के संसूचित करने का विधान है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसी विधान को अपनाया गया फॉर्मेट में अपनाया गया है।
डायनेमेशन की एक और तो दूसरी प्रक्रिया है, फिफ्टिस्मल, 1:1 और 49 का अनुपात में मिलाया जाता है और 50 हो जाता है, उसको फिफ्टिस्मल कहते हैं। इस प्रक्रिया में मदर टिंचर के एक भाग को 49 भाग अल्कोहल या पानी में मिलाकर भली प्रकार हिलाने डुलाने झकझोरने पड़ता है और तब डाइल्यूशन तैयार होता है। और उस डाइल्यूशन के एक भाग को फिर 50 भाग अल्कोहल डाइल्यूट करके दूसरी बनाई जाती है, दूसरी तीसरी तीसरी चौथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताब में बड़ी गलत लिखा हुआ है 1:47। सब आप लोगों ने देखा हो, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 1:47 का के अनुपात में डाइल्यूट करने का कोई विधान नहीं है। अगर है तो वह गलत है, अवैज्ञानिक है। डाइल्यूशन की प्रत्येक विधि में देखा गया कि इन विधियों को अपनाकर सक्रिय घटक की सांद्रता अल्कोहल घोल में क्रमागत तरीके से अल्प या अल्पतम या शून्य किए जाने का प्रयास किया जाता है। औषधि की प्रक्रिया सक्रिय घटक की सांद्रता अल्प से अल्पतम अथवा सूक्ष्म कर देने से औषधियों की क्रिया शक्ति बढ़ती है, ऐसी अवधारणा होम्योपैथी के समर्थकों की है। यद्यपि कि इसी अवधारणा के बलबूते होम्योपैथी लोकप्रियता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली जा रही है। फिर भी डायनामाइजेशन, डाइल्यूशन या पोटेंसी इस प्रक्रिया के को विज्ञान के धरातल पर परखा जाना चाहिए। चिकित्सा की कोई भी विधि हो, उसके औषधीय पदार्थ या सक्रिय घटक का शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया का नियम अपेक्षा की जाती है। चूंकि रासायनिक प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा के गुणनफल का समानुपाती होता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नियम है। इसलिए डाइल्यूशन या ड्रग की संभावित रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दरों में कमी होती, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे प्रतिक्रिया की दर घटती जाएगी, कम होती चली जाती है। वैज्ञानिक विधियों से प्रमाणित किया जा चुका है कि सेंटिस्मल प्रोसेस से 1:9 के अनुपात में डाइल्यूशन तैयार करने से नौवें डाइल्यूशन अर्थात 10 log -17 के बाद औषधि रूप में सक्रिय घटक की कोई अणु नहीं रहती है, उसमें कोई अंश नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण फ्रेंच होम्योपैथी फार्माकोपिया द्वारा सेंटिस्मल विधि से तैयार नौवें डाइल्यूशन तक ही औषधि की मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में द मैकडोनल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट के 1982 के संस्करण के 53वें पृष्ठ पर अंकित किया गया है। उसे आप लोगों को देखना चाहिए, खोजना चाहिए। दार्शनिक प्रणाली से बनाई गई पोटेंसी 24वें डाइल्यूशन डिस्टिल प्रोसेस से जो डाइल्यूशन बनते जाए, 24वें डाइल्यूशन के बाद औषधि की मौलिक पदार्थ का कोई अणु या अंश नहीं पाया जाता है। डाइल्यूशन तैयार करने की सभी विधियों में हमने देखा कि औषधि के मौलिक पदार्थ या सक्रिय घटकों की सांद्रता न्यून से न्यूनतम करने के लिए डाइल्यूशन तैयार की विधि अपनाई जाती है। करने के लिए पौधों के विषैले पदार्थ अथवा ऐसे पदार्थ को निष्क्रिय करने हेतु डाइल्यूट करना एक कारगर प्रक्रिया है, जिनकी क्रिया हमारे शरीर के कंट्रोल सिस्टम को अपने अधीन रखकर सीधे अंग के कार्यों को अवांछनीय तरीके से प्रभावित करने के लिए होती है। अर्थात जिन पदार्थों का हमारे शरीर पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, उनकी सांद्रता निष्क्रियता के स्तर तक कम करने के हेतु डाइल्यूट किया जाने का प्रक्रिया एक कारगर उपाय है। रासायनिक दृष्टिकोण से दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में वैसे रासायनिक यौगिक रखे जाते हैं जिनको पानी में घोल बनाने से उन तत्वों के अणु पृथक पृथक अंश में परिवर्तित हो जाते हैं और उनके अणु समान परंतु विपरीत पोटेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव वैद्युतीय आवेश से आवेशित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड है। इसको पानी में घोल बनाने पर सोडियम और क्लोरीन तत्वों के अणु के रूप में पृथक पृथक होकर पॉजिटिव और नेगेटिव वैद्युतीय आवेश से आवेशित हो जाते हैं। रासायनिक यौगिक का गाढ़ा या संतृप्त घोल होने पर उनके आयंस विद्युतीय का लोप हो जाता है। क्यों? सोडियम और क्लोरीन के अणुओं पर परस्पर विरोधी और समान आवेश रहता है, तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के
अनुपालन करते हुए दूसरों के प्रति आकर्षित होकर वैद्युतीय उदासीनता बनाते हैं। लेकिन डायनेमेशन का डाइल्यूशन विधि उपयोग करने पर घोल की सांद्रता ज्यों-ज्यों न्यून और न्यूनतर या तनुक किया जाता चला जाता है, अणुओं और वैद्युतीय आवेश की अधिक तीव्रता होती चली जाती है। रासायनिक यौगिकों में आयंस प्राप्त करने के लिए डाइल्यूशन बनाने का इस प्रकार की विधि को आयोनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रकार पूर्ण आयोनाइजेशन क्रिया के द्वारा यौगिकों के आयंस की औषधीय गुणवत्ता स्पष्ट रूप से मुखर पाई जाती है, परंतु लगातार डाइल्यूशन बनाते चले जाने से घोल में आयंस की न्यूनता और नगण्यता होती है। इस बात को इलेक्ट्रोपैथ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार किसी रासायनिक यौगिकों से जिनमें इलेक्ट्रोलाइट के गुण वर्तमान हो को औषधीय क्रिया प्राप्त करने के लिए डाइल्यूशन बनाने की विधि अति कारक उपयोगी है। लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए कि यह विधि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के गुण रखने वाले यौगिक रासायनिक यौगिकों में है। एक निश्चित सीमा तक स्तर तक डाइल्यूशन में ही औषधीय परिणाम प्राप्त किया जाना संभव होता है। दूसरी श्रेणी में वैसे रासायनिक यौगिक हैं जिनका डाइल्यूशन बनाने पर कोई आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसमें डीएसोसिएशन नहीं होता है। ऐसे रासायनिक यौगिकों के डाइल्यूशन से कोई अंश नहीं मिलते हैं, बल्कि मौलिक पदार्थ के अणुओं की न्यूनता सांद्रता की ओर ही औषधीय परिणाम के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार जिन रासायनिक पदार्थों का आयोनाइजेशन नहीं होता है उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। किसी औषधीय रसायन के उच्च डाइल्यूशन या हाई पोटेंसी कैसे क्रिया करती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यद्यपि कि यह प्रश्न या समस्या होम्योपैथ की अवधारणाओं के तहत चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की लोगों की है, तथापि चूंकि विज्ञान के से अनजान हमारे इलेक्ट्रोपैथ बंधु भी जो लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करने और उसे स्टेडी स्टेट में रखने के लिए औषधियों का उच्च डाइल्यूशन या पोटेंसी उपयोग करते हैं, इसलिए इस बिंदु पर विज्ञान की धरती पर खड़ा होकर विचार करना चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी की औषधियों की पोटेंसी की वैज्ञानिक जरूरत क्या है? इलेक्ट्रोपैथी सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 11 जनवरी 1980 के बाद इलेक्ट्रोपैथी में दो विचारधारा समानांतर रूप से प्रचलित हो रहे हैं। प्रथम, पुरातन विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां पौधों में प्राप्त किया गया आर्ट फोर्स है। वे चिकित्सा के लिए टिंचर रूप में आर्ट फोर्स का उपयोग करते हैं। यद्यपि कि हम जानते हैं, अब मानते भी हैं कि विज्ञान की कसौटी पर आर्ट फोर्स का सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गया है, फिर भी थोड़ी देर के लिए आर्ट फोर्स सिद्धांत को सही मान लिया जाए तो इसकी औषधि रूप में डाइल्यूट करके सांद्रता न्यून से न्यूनतम किया जाना क्या संभव है? आर्ट फोर्स को क्या डाइल्यूशन करके उसकी सांद्रता घुलेगा वो न सांद्र होगा, कम किया जाना संभव है? यदि ऐसा किया जाना संभव है तो आर्ट फोर्स को सबसे पहले रासायनिक यौगिक के रूप में हमें स्वीकार करना होगा, जो नहीं है। तब डाइल्यूशन करके उनके अणुओं या आयंस की सांद्रता न्यून से न्यूनतम किया जाना संभव होगा। चूंकि हम सभी जानते हैं कि आर्ट फोर्स का स्वरूप किसी रासायनिक यौगिक जैसा नहीं है, इसलिए इस पैथी की औषधियों को डाइल्यूट करके आर्ट फोर्स की सांद्रता न्यून से न्यूनतम करने की बात भी विज्ञान के धरातल से हटकर है, विज्ञान की परिसीमा से बाहर है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को डाइल्यूशन बनाया जाना या पोटेंसी के रूप में उपयोग किया जाना विज्ञान की अवधारणा के अनुकूल तो नहीं है, वह विज्ञान के पैरामीटर से अलग है। इस प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पुरातन और प्रथम विचार के धारा समर्थकों द्वारा इसकी औषधियों की पोटेंसी का उपयोग करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ईपर्सी पटना, ईपर्सी मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना जनवरी 2000 में की गई है। इस शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर सच्चिदानंद शाह, हाँ, कभी बाधा थोड़ी हो गई थी भाई वीडियो बनाने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे खेद है कि हो गया, मैं बाधा हो गई थी। आगे मैं बात बढ़ाते हुए कहता हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट पटना की स्थापना जनवरी 1980 में की गई। इस शोध संस्थान के संस्थापक फाउंडर
सदस्य डॉक्टर रमाशंकर, डॉक्टर सचिदानंद शाह, डॉक्टर ताराकांत शाह बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड ऑफ मैथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर अनिल कुमार प्रोफेसर IIT कानपुर एवं डॉक्टर सुदाम प्रसाद सिंह रहे हैं। इस शोध संस्थान की स्थापना के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मौलिक अर्वाचीन नया विचारधारा बड़ी तेजी से प्रसारित और प्रभावी हो रही है। इस शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य पैथी के संस्थापक डॉक्टर काउंट जर्मेटी के सिद्धांतों और फिलोसफी की वैज्ञानिक व्याख्या करके विज्ञान सम्मत प्रमाणित करना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विज्ञान है, ये सिद्ध करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैटी की अवधारणा या फिलोसफी विज्ञान सम्मत और वैज्ञानिक है, यह साबित करने में 125-30 वर्षों की देर हुई है, जबकि अगस्त फादर मुराद द्वारा भारत के कंकनाड मंगलोर कर्नाटक में होम्योपैथिक पूर्ण डिस्पेंसरी के माध्यम से सन 1889 से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की प्रैक्टिस की जाती रही है। डॉक्टर रामाशंकर, डॉक्टर सच्चिदानंद शाह, डॉक्टर सुदाम प्रसाद का पदार्पण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्षेत्र में नहीं हुआ होता तो शायद आज भी मैटी के सिद्धांतों की वैज्ञानिक सच्चाई आपके सामने में नहीं होती। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अर्वाचीन विचारों के संस्थापकों, वैज्ञानिकों और समर्थकों का मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां पौधों में पाए जाने वाले कार्बनिक उत्प्रेरक रसायन है, उस रसायन को पौधे सूरज की ऊर्जा को ट्रैप करके रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम जानते हैं कर देते हैं, जिसे रासायनिक ऊर्जा पादपों में उनके प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में उत्पाद के साथ एंड प्रोडक्ट के साथ हमेशा संग्रहित रहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की प्राय पौधों से प्राप्त टिंचर में मौजूद पौधों के ऐसे ही प्राइमरी मेटाबोलाइट अथवा कार्बनिक उत्प्रेरक रसायनों में स्थित है। कार्बनिक उत्प्रेरक रसायनों का हमारे शरीर पर फिजियोलॉजिकल क्रियाएं शरीर के कंट्रोल सिस्टम के अधीन होती हैं। उत्प्रेरक क्रिया होती है, कंट्रोल सिस्टम के अधीन उत्प्रेरण की क्रिया होती है। इस विचार को यदि सच मान लिया जाए, मानना ही होगा आज या कल तो सच यही है, तब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों को डाइजेशन या डाइल्यूशन की प्रक्रिया एक निश्चित स्तर के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद विज्ञान सम्मत नहीं है। जैसा कि संकेत है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विचारधारा के मुताबिक औषधियां पौधों से प्राप्त रसायन संभवतः एंजाइम है। पोटेंशियल डाइल्यूशन का तात्पर्य भौतिक और मौलिक औषधियों की सक्रिय घटक की सांद्रता न्यून से न्यूनतम किया जाना है। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कई कारकों में एंजाइम की खुद की सांद्रता एक प्रमुख कारक है। हम जानते हैं कि एंजाइम की सांद्रता जो जो न्यून से न्यूनतर होती चली जाएगी, त्यों एंजाइम की क्रियाशीलता की दर घटती रहे, क्योंकि एंजाइम की क्रियाशीलता की दर उसकी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के मात्रा का गुणनफल का समानुपाती होता है। इसलिए डाइल्यूशन या पोटेंसी बनाने की प्रक्रिया एक ऐसी बिंदु पर ऐसा भी बिंदु स्तर आना सुनिश्चित है जहां एंजाइम की सांद्रता शून्य होगी। तब पोटेंसी की उस बिंदु पर उस औषधि की क्रियाशीलता की दर भी शून्य हो जाएगी। इस क्रिया की दर रुक जाएगी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां इनर्ट की तरह काम करना, इनर्ट की दशा में पहुंच जाएगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अर्वाचीन विचारधारा हो या अर्वाचीन विज्ञान सम्मत विचारधारा के मुताबिक भी डाइल्यूशन या डायनेमिशन या पोटेंसी एक निश्चित स्तर के बाद इसकी औषधियों की आगे की और डाइल्यूशन किया जाना विज्ञान की परिसीमाओं से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फिर दूर कर देता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दूसरी विचारधारा के मुताबिक दशमिक प्रणाली, दूसरी विचारधारा मतलब कार्बनिक और रसायन की बात कर रहा हूँ, इस विचारधारा के मुताबिक एंजाइम की विचारधारा के मुताबिक दशमिक प्रणाली द्वारा एसपी सूत्र अपनाकर की गई औषधियों की मदर टिंचर D1 10% ड्रग स्ट्रेंथ को चौथे डाइल्यूशन 0.01% मतलब 1:10,000 के अनुपात अथवा
कि ड्रग की सांद्रता को डाइल्यूट करने पर इसकी औषधीय पदार्थ की सांद्रता महत्तम क्रियाशील पाई जाती है, महत्तम दर पर क्रियाशील पाई जाती है। पैथी की संस्थापक मैटी भी ड्रग की सांद्रता 0.01% या 1:10,000 स्तर पर स्टैंडर्ड लेवल स्थापित किया था। औषधि की डाइल्यूशन के इस स्तर पर पौधों में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ यौगिक जो शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल सिस्टम के अपने अधीन रखकर प्रभावित करते हैं, निष्क्रियता की सांद्रता में रहते हैं। परंतु दूसरी ओर डाइल्यूशन के इसी स्तर पर मतलब D4 पर 0.01% की सांद्रता स्तर पर हमारे शरीर की क्रियाओं को औषधियां कंट्रोल सिस्टम के अधीन प्रभावित करती हैं। डाइल्यूशन के इस स्तर पर अर्थात D4 के लेवल पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां व्यवहार करने से अपेक्षित और अनुमानित परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। 10वें प्रणाली के चौथे डाइल्यूशन के बाद 27वें डाइल्यूशन तक इसकी औषधियों के परिणाम मिलते हुए पाए गए हैं, जो विज्ञान सम्मत भी है। परंतु 27वें डाइल्यूशन स्तर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की क्रिया दर अति न्यून धीम गति से होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को शीघ्र और इंस्टेंट परिणाम देने वाली बताया गया है, एक सिद्ध गुणकारी है। इस अवधारणा के अंतर्गत अपेक्षित परिणाम शीघ्र प्राप्त करने के लिए चौथे डाइल्यूशन के बाद इनकी औषधियों का डाइल्यूशन में व्यवहार किया जाना इसकी अवधारणाओं और पैथी के संस्थापक की मैटी की मान्यताओं के प्रतिकूल है। मैटी की औषधीय स्तर की मान्यताओं को दृष्टिगत करते हुए अगस्त फादर मुलर ने भी औषधियों की D4 के बाद की पोटेंशियल व्यवहार नहीं किया है और आज भी नहीं की जाती है। हमने देखा और समझा कि धारा पुरानी हो, विचारधारा पुरानी हो या नहीं हो, दोनों ही दशाओं में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को शक्तिकृत का या डाइल्यूशन का या पोटेंशियल के रूप में D4 मतलब 1:10,000 या 0.01% के बाद उपयोग किया जाना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विज्ञान के धरातल से दूर हो जाती है। इसलिए हमें डाइल्यूशन D4 के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आज से आप लोग गृह मान लीजिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर सही अवधारणा के मुताबिक रिजल्ट मुझे पाना है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं का D4 डाइल्यूशन मतलब 0.01% होना चाहिए या 0.01% आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इसका मदर टिंचर D1 पर ड्रग स्ट्रेंथ 10% होगा, जो इस फार्मूला के माध्यम से आपको प्राप्त होगा और हमने इसको किया। अच्छा, बर्बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पतन कैसे किया है इसके विषय में तीसरा भाग जो है मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और एक आदर्श औषधि क्या है, आइडियल मेडिसिन क्या है, इसकी अवधारणा भी आपको मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, अगले दिन फिर मिलूंगा। नमस्कार।